देखिए, आप सभी को पता होगा कि 21 जुलाई को एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है ओपनहेमर। अब देखिए बेसिकली ये ओपनहेमर है क्या, राइट? तो जैसा कि पहले हम देख लेते हैं, ये मूवी जिन्होंने डायरेक्ट करी है उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलान। इन्हीं ने ये मूवी डायरेक्ट करी है और जिनके बारे में ये मूवी है ये हैं आपके जे रॉबर्ट ओपनहेमर। आप इनको देख सकते हैं और ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और ये एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे, राइट? और कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा योगदान है जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसको खत्म करने में, राइट? तो आइए यहाँ पर हम अभी देखेंगे एक आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उसमें जर्मनी में हिटलर का शासन था और वहां पर कहीं ना कहीं वो ज्यूस जो थे उनको जिम्मेदार मानता था, तो इसीलिए ज्यूस अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों में गए। तो वहीं पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं ये यूएसए की तरफ जाते हैं और यूएसए में जो राष्ट्रपति हैं उनसे कहते हैं कि जो जर्मनी है वो कुछ परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, तो आप भी कुछ ऐसा करिए। तो इसलिए अब एक घटना और होती है कि यूएसए अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर एक अटैक हो जाता है पर्ल हार्बर पे। और ये पर्ल हार्बर पे अटैक कब होता है? 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941। अब ऑफिशियली यूएसए भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हिस्सा बन जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आप राइट साइड देख पा रहे होंगे, राइट? और ये परमिशन दे देते हैं और परमिशन भी देते हैं कि अब एक बॉम्ब बनाया जाए हमारी जो यूएसए की जो सोवरेनिटी है उसको सिक्योर रखने के लिए, यानी कि एक तरह का वो एटम बम बनाने की इजाजत दे देते हैं, राइट? और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, राइट? अब यहाँ से याद रखिएगा जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसका जो उद्देश्य था वो कुछ इस तरह का था, जैसे कि आप राइट स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एक कॉम्पैक्ट बॉम्ब बनाया जाए जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और जिसको हम किसी भी एयरक्राफ्ट में कैरी कर सके और जिस लोकेशन को टारगेट किया जाए वहां पर उसे डिप्लॉय कर दिया जाए, राइट? और इसका जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत था वो थे जे रॉबर्ट ओपनहेमर। इन्हीं के लीडरशिप में ये सारा काम होता है और लगभग 2 वर्षों के पश्चात यानी कि 16 जुलाई 1945 को ये एक टेस्ट किया जाता है और ये सक्सेसफुल होता है। इसी को कहते हैं ट्रिनिटी साइट, राइट? और यहाँ पर इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है उनका नाम है जे रॉबर्ट ओपनहेमर और ये कहते हैं कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये जो लाइन इन्होंने ली है वो ली है गीता से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गीता में हम जानते हैं कि जब अर्जुन कुछ भावुक हो चुके थे कि कैसे मैं अपने भाइयों को मारूं, तो वहां पर कृष्ण उपदेश देते हैं और इस तरह की ही लाइन का इस्तेमाल किया जाता है और वही लाइन इस्तेमाल करते हैं ओपनहेमर। कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे दिया है जिससे कि पूरा देश खत्म हो सकता है, राइट? पूरी दुनिया खत्म हो सकती है आगे चल के। अब देखिए जब ये ट्रिनिटी परीक्षण सफल हुआ ये वाला, तो यहाँ पर हम देखेंगे उस समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो यूरोप के दौरे पे थे, ठीक है? और इनका नाम था हेनरी ट्रूमैन, क्योंकि यहाँ पर एक संधि पे हस्ताक्षर हो रहे थे जिसका नाम है पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, राइट? तो पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में ये हस्ताक्षर होते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक तरफ है क्लेमेंट एटली जो यूके के हैं, एक तरफ है आपके हेनरी ट्रूमैन यूएसए के और एक तरफ है आपके जोसेफ स्टालिन जो है यूएसएसआर के। तो यहाँ पर समझौता हो रहा है कि भैया जर्मनी का क्या करना है, राइट? अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ट्रूमैन है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं हेनरी ट्रूमैन, वो कहीं ना कहीं एक औपचारिक लेटर यानी कि ऑफिशियल लेटर लिखेंगे जापान को कि वो सरेंडर करिए। क्लॉज नंबर 8 को आप देखिए, उसमें कहा जा रहा है जापानीज सोवरेनिटी शैल बी लिमिटेड टू द आइलैंड ऑफ होंशु, होकाइडो, कोइशो, शिकोको। ये जितने भी आइलैंड है आपको जापान में दिखते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि अगर जापान सरेंडर कर देगा तो उसकी सोवरेनिटी को हम नहीं छेड़ेंगे, यानी कि इन जो आइलैंड दिए गए हैं यहाँ पर हम उसकी सोवरेनिटी को नहीं छुएंगे। बाकी के जो हिस्से जापान के वो हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। और इसी में जापान को एक और बात कही जाती है, अगर हम क्लॉज नंबर 13 को देखते हैं, द अल्टरनेटिव फॉर जापान इज प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन। अगर जापान हमारी बात नहीं मानेगा तो बदले में जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जापान बिल्कुल भी झुकता नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, अब जो ट्रिनिटी में सफलता प्राप्त की थी अब उसको वास्तविकता में बदलने का समय आ चुका है। और आप देख रहे होंगे 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया जाता है 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में ये जो बम बनाया गया था
उसको क्या कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मरे, राइट। अब हम क्या देखते हैं आगे की स्टोरी जो है, जो मेन हीरो है यहाँ पर हमारे ओपनहेमर, उनके साथ क्या होता है, क्योंकि आगे के जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें ओपनहेमर सरकार को मना कर देते हैं। अब देखिए, ओपनहेमर अगर सरकार को मना करेंगे तो सरकार के दुश्मन बनेंगे, और उस समय हम जानते हैं एलाइड देश में ही 2 देश आपस में कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर में आ जाते हैं। यहाँ पर एक विचारों का मतभेद था, एक तरफ यूएसएसआर था जो कम्युनिस्ट था और यूएसए था जो कैपिटलिस्ट था, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ओपनहेमर है उस पर यूएसए आरोप लगाता है कि ये जो ओपनहेमर है ये कम्युनिस्ट बन चुका है, यानी कि गद्दार हो चुका है। तो इस तरह हम देखते हैं लास्ट में जो अंत हुआ है ओपनहेमर का वो ठीक नहीं हुआ है, बदनामी की गई है देश के द्वारा, खुद अपने देश के द्वारा, और अंत में क्योंकि ये काफ़ी स्मोकिंग करते थे तो अंत में इनको थ्रोट कैंसर होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भी मैंने स्टोरी आपको बताई है, आप इस मूवी को जो 21 जुलाई को रिलीज हो रही है जरूर देखिएगा, और यही है जो कहीं ना कहीं जो जितने भी आज हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं जनक यही है, राइट। थैंक यू।